नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। साथियों, आज का पेपर प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न के इम्पोर्टेंस को देखते हुए उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से हिमालय पर्वत किस श्रेणी के पर्वत में आता है? ऑप्शन ए है वलित पर्वत, बी है भ्रंशोत्थान पर्वत, डी है गुंबदाकार पर्वत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वलित पर्वत। आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं कि क्या होता है वलित पर्वत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके अनुसार जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, यानी कि दोनों प्लेट आपस में एक दूसरे की ओर आती है और टकराती है, इनके टकराने से वलित पर्वत का निर्माण होता है। इसे फोल्ड माउंट भी कहते हैं, यानी मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। विश्व में बहुत सारे वलित पर्वत पाए जाते हैं। अगर वलित पर्वतों की बात करें तो एशिया में जैसे हिमालय हो गया, एक वलित पर्वत है। अराकान हो गया, सुलेमान, हिंदकुश, जैक्रोस, एल्ब्रुस, टॉरस, काराकोरम, ये सभी क्या हैं, वलित पर्वत के उदाहरण हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडोनेशियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार यूरोप में भी बहुत सारे वलित पर्वत हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉकेसस पर्वत है जो एशिया और यूरोप की सीमा पर है। उसी प्रकार बाल्कन पर्वत, कार्पेंथियन पर्वत है, अल्प्स पर्वत है, दिनारिक अल्प्स है, एपिनाइन पर्वत है, पिरानीज पर्वत है और कैंटावेरियन, ये सब पर्वत हैं। वैसे दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में भी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत श्रृंखला है और दक्षिण अमेरिका में आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है। इन सभी पर्वतों का जो निर्माण हुआ है वो दो प्लेटों के आपस में टकराने से हुआ है। इसीलिए इन पर्वतों को हम मोड़दार पर्वत या फोल्ड माउंटेन भी कहते हैं। अगर यूरोपीय जो देख लेते हैं कि जो यूरोपीय जो पर्वत हैं कहाँ पे हैं, जैसे कॉकेसस है वो एशिया और यूरोप की सीमा पर है। बाल्कन जो पर्वत है वो सर्बिया और बुल्गारिया की सीमा पर है। जैसे कार्पेंथियन पर्वत है वो यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, इस प्रकार यूक्रेन, यहाँ पे ये कार्पेंथियन पर्वत है। अल्प्स पर्वत है जो ये भी यूरोप में है, मध्य यूरोप में है और लगभग 8 देशों में ही विद्यमान है ये अल्प्स और डिनारिक अल्प्स। अगर एपिनाइन एक पर्वत है, ये इम्पोर्टेंट पर्वत है, इटली के मध्य में है एपिनाइन पर्वत। एक और पर्वत आता है पिरेनीज पर्वत, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाती है। और एक है कैंटावेरियन पर्वत, कैंटाब्रियन पर्वत है एक, ये भी यूरोप में है। तो ये सारे पर्वत अभी जो मैंने नाम लिए ये सारे हैं वलित पर्वत। वलित पर्वत का निर्माण दो प्लेटों के आपस में टकराने से होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिमालय का पाद प्रदेश किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय, बी बृहद हिमालय, सी लघु हिमालय, डी शिवालिक हिमालय। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी शिवालिक हिमालय। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हिमालय की बात करें तो हिमालय को हमने मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। एक है बृहद हिमालय, दूसरा लघु और तीसरा है शिवालिक हिमालय में। जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय जब हिमालय का निर्माण हुआ था, निर्माण से पहले ही हमारा ट्रांस हिमालय वहाँ पे विद्यमान था। तो ट्रांस हिमालय को हम हिमालय के भाग में नहीं गिनते हैं। तो जो सबसे नीचे का जो हिमालय है, सबसे ऊंचाई के आधार पर जो सबसे छोटा जो हिमालय है वो है शिवालिक हिमालय, और इसी को हम हिमालय का पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। तो नाथुला दर्रा हमारा कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। ठीक है, नाथुला और जेलेपला जो 2 दर्रे हैं वो पड़ते हैं सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती है? ऑप्शन ए है चापा का डेल्टा, बी ज्वारंदमुखी डेल्टा, सी है पंजा का डेल्टा और डी है दंता का डेल्टा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी ज्वारंदमुखी डेल्टा। ज्वारंदमुखी डेल्टा क्या होती है? जैसे कि आप जानते हैं कि ताप्ती और एक और नदी हमारी नर्मदा नदी, ये दोनों क्या करती है कि एस्चुरी का निर्माण करती है।
अर्थात ये सीधे ही सागर में गिर जाती है। और इनके मुहाने पर ज्वार भाटा लगातार आते रहते हैं। तो जो यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है ज्वार भाटा के कारण है, ज्वार के कारण ही यहाँ पे ज्वालांतमुखी डेल्टा का निर्माण होता है। जो ये एस्चुरिन है, एस्चुरिन जो डेल्टा है, ये विश्व में और भी जो नदियां हैं वो एस्चुरिन डेल्टा का निर्माण करती है। इसे हिंदी में ज्वालांतमुखी डेल्टा बोलते हैं। तो एस्चुरिन जो डेल्टा है, जैसे फ्रांस की एक नदी है सीन नदी भी एस्चुरिन का निर्माण करती है। वैसे जो अमेज़न नदी है वो भी अमेज़न नदी है जो वो भी एस्चुरिन जो डेल्टा है उसका निर्माण करती है। उसी प्रकार से जैसे यूरोप की दो और नदियां हैं, ओब नदी है और विस्चुला जो नदी है, ये भी एस्चुरिन डेल्टा का निर्माण करती है। तो साथियों, हमने जाना कि एस्चुरिन क्या है और कौन कौन सी नदी एस्चुरिन डेल्टा का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में नदियां किस प्रकार की स्थलाकृति बनाते हैं? ऑप्शन ए है जलोढ़ शंकु, बी जलप्रपात, सी बांगर, डी है डेल्टा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी डेल्टा। डेल्टा क्या है? वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था का मतलब ये हुआ कि जब नदी अपने अंतिम चरण में आती है, जहाँ से वो सागर में गिरने ही वाली होती है, यानी सागर में गिरने वाली होती है, तो वहाँ पे ये क्या करती है, उसका जो फ्लो है वो धीरे हो जाता है। जैसे गंगा नदी है, तो जैसे वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो डेल्टा का निर्माण वहाँ पे करती है ना। तो वृद्धावस्था उसे बोलते हैं नदी का। तो राइट आंसर क्या होगा उसका? ऑप्शन डी डेल्टा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन ए अमेज़न नदी का डेल्टा, बी वोल्गा नदी का डेल्टा, सी डैन्यूब नदी का डेल्टा और डी है सुंदरवन का डेल्टा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सुंदरवन का डेल्टा। जबकि सबसे बड़ी नदी तो अमेज़न है ना। तो यहाँ पे जो डेल्टा होगी, डेल्टा का जो क्षेत्रफल है, तो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल का, तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये डेल्टा है विश्व का। अगला क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? ऑप्शन ए है जयचंद्र मोहम्मद गौरी के बीच, बी है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच, सी है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच और डी है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए जयचंद्र और गौरी के बीच। भारतीय इतिहास में एक और युद्ध लड़ा गया था, चंदेरी का युद्ध। वो हुआ था मुगलों और राजपूतों के बीच में, जब वो बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, है ना। तो उस समय लगभग 1528 ईस्वी के बीच में चंदेरी का युद्ध लड़ा होगा। हुमायूं और शेरशाह के बीच आप जानते हैं कि दो युद्ध लड़े हुए थे। एक था चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में, जिसमें हुमायूं बुरी तरीके से पराजित हुआ था, और दूसरा युद्ध हुआ था इसके एक साल बाद जो हुआ था 1540 ईस्वी में, जिसे कन्नौज का युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, और जिसमें शेरशाह सूरी हुमायूं से हार गया था। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इनाम भूमि किसे दिया जाता था? ऑप्शन ए है जमींदारों को, बी सैनिकों को, सी विद्वानों को, डी है ईमानदार किसानों को। तो जो इनाम भूमि दिया जाता था वो विद्वानों को दिया जाता था, यानी ब्राह्मणों को भी बोल सकते हैं और विद्वानों को भी, है ना। कवि ये सो जो भी हैं वहाँ पे जो कवि है, और उन विद्वानों को यहाँ पे इनाम भूमि दान में दी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, किताब उल हिंद की रचना किसने की? ऑप्शन ए है अलवर्नी, बी फिरदौसी, सी इकबाल अहमद, डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए अलवर्नी। अलवर्नी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आया था, उसके आक्रमण के दौरान ही भारत में अलवर्नी का आगमन हो गया था। तो इसी किताब उल हिंद में मोहम्मद बिन कासिम के बारे में उल्लेख मिलता है। अमुक्ता माल्याद काव्य किसकी रचना है? ऑप्शन ए राजेंद्र चोल, बी कृष्ण देव रॉय, सी है देवराय प्रथम और डी है हरिहर। तो राइट आंसर हो जाएगा अमुक्तो माल्याद। दक्षिण भारत में एक महान शासक हुआ करते थे, उनका नाम था कृष्ण देव रॉय। कृष्ण देव रॉय ने ही अमुक्तो माल्याद किताब लिखी थी। अमुक्तो माल्याद जो पुस्तक है वो तेलुगु भाषा में लिखा गया है, और कृष्ण देव रॉय ने इसमें अपने राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के दौरान विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। ऑप्शन ए है रामानुजाचार्य, बी निम्बार्क, सी भास्कराचार्य और डी है माधवाचार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया था। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से वाद हैं, जैसे विशिष्टाद्वैतवाद,
द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। ये बहुत सारे वाद हैं, तो कन्फ्यूजन तो होता है इनको याद करने में। तो एक मैंने जो याद करने का एक फॉर्मूला रखा है अपने लिए, तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है विरा अंश द्वैतम शुभ द्वैता निभम। विरा हो गया विशिष्टाद्वैतवाद, इसका हो गया रामानुजाचार्य। अंश हो गया अद्वैतवाद, शंकराचार्य। द्वैतम द्वैतवाद, माधवाचार्य। शुभ शुद्धाद्वैतवाद, भास्कराचार्य। और द्वैतानिबम यानी द्वैताद्वैतवाद क्या है, निम्बार्क, है ना। तो ये मैंने याद करने का एक तरीका है मेरा अपना, तो जैसा भी आपको ठीक लगता है तो आप भी इसे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन पीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए मैसूर, बी पुरी, सी है बद्रीनाथ, डी है द्वारका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, पुरी में। जैसा कि आप जानते हैं कि शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, और इस अद्वैतवाद के जो दर्शन है उसको प्रचार के लिए और सनातन धर्म की अवधारणा के प्रचार के लिए उन्होंने चारों कोनों पर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों कोनों पर 4 मठ की स्थापना की थी, जिसमें से मैसूर जो कर्नाटक है आपका, वहाँ पे श्रृंगेरी दक्षिण में था, श्रृंगेरी पीठ मठ की, या पीठ मठ या पीठ भी बोल सकते हैं। उत्तर में तो ज्योतिर्मठ की स्थापना की थी, बद्रीनाथ में है जो उत्तराखंड में। दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी जो कर्नाटक में अभी मैसूर में है, श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की थी। वहीं अगर पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो पुरी है वहाँ पे गोवर्धन पीठ की स्थापना की थी। उड़ीसा है जो पुरी, तो पुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की थी। और अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में द्वारका है जो गुजरात का, वहाँ पे शारदा पीठ की स्थापना की थी। तो क्या ज्योतिर्पीठ हो गया आपका उत्तर में, दक्षिण में आपका श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में आपका गोवर्धन पीठ और पश्चिम में आपका हो गया शारदा पीठ, है ना। तो ये 4 पीठ की या मठों की स्थापना शंकराचार्य जी के द्वारा किया गया था। किसके लिए? अद्वैतवाद का प्रचार और सनातन धर्म के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में वास्तविक कार्यकारी शक्ति निहित है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी मंत्रिपरिषद, सी प्रधानमंत्री, डी है संसद। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद। भारत की वास्तविक कार्यकारी जो शक्ति होती है वास्तविक रूप में, जैसे कार्यकारी शक्ति तो प्रधान और राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति जो होती है वो मंत्रिपरिषद के पास ही होती है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है या होता है? तो अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद सी है ऑप्शन सी है अनुच्छेद 74(1), अनुच्छेद, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 75(4). तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 74(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, सीएजी का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। जो कह गया हमारा सीएजी, उसका कार्यकाल निर्धारित किया है या 6 वर्ष या 65 वर्ष, यानी कि 6 वर्ष तक कार्यकाल है और अधिकतम उम्र होनी चाहिए 65 वर्ष। तो ऑप्शन बी है 5 वर्ष 70 वर्ष, यानी 5 वर्ष का कार्यकाल या फिर होना चाहिए 70 वर्ष अधिकतम। सी है 5 वर्ष 65 वर्ष, डी है 6 वर्ष या 70 वर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अटॉर्नी जनरल, बी सॉलिसिटर जनरल, और डी है एडवोकेट जनरल, और सी और डी है राज्यपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एडवोकेट जनरल। राज्य का उच्चतम जो अधिकारी होता है वो होता है एडवोकेट जनरल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी भाग ले सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद जो चलती है हमारे, उसके प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी भाग ले सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी अटॉर्नी जनरल, और डी है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल। बी और डी तो एक ही ऑप्शन हो गया ना। हाँ, मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट का भी हो सकता है, ऑप्शन में है नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद के जो सदन है उसमें भाग ले सकता है। और आज के दिन का अंतिम क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष ऑप्शन ए मनोनीत किया जाता है, बी नियुक्त किया जाता है, सी है चयनित किया जाता है, डी है निर्वाचित किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत का लोकसभा जो अध्यक्ष है कैसे किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। इसकी जैसे जो अभी आने वाले हैं लोकसभा चुनाव हैं, तो इनमें से ही एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुना जाएगा। तो ये निर्वाचित किया जाता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। आज का पेपर प्रैक्टिस सेट इतना ही। साथियों, आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगले दिन आने वाले समय में हमारी पूरी टीम आपको बहुत बेहतरीन पेपर प्रैक्टिस सेट लेके आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।